वेलकम बैक फ्रेंड, मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज जो चल रही है उसका पार्ट 9 लेके आया हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 8 पार्ट दिए हैं, तो ये दो आप 8 भाग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके सारे भाग देख सकते हैं। और आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये सारी जो सीरीज चलाई जा रही है, चाहे वो प्राथमिक यूपी टेट सी टेट के लिए हो या फिर जूनियर यूपी टेट सी टेट के लिए हो, बहुत ही एक तरीके से उपयोगी आप लोगों के लिए सिद्ध हो सकती है यदि आप सारी सीरीज को जो है सॉल्व कर लेते हैं। और आपका जैसा कि पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, डेट अभी नहीं फिक्स है, और यूपी टेट का 6 नवंबर को है। तो तैयारी अपनी थोड़ी सी आप बढ़ाइए क्योंकि अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है। तो चलिए सीरीज अब स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको पैसेज मिलेंगे। तो यह हिंदी का जो पैसेज है ये आपके सीटेट एग्ज़ाम में एक बार आया हुआ है, यही सेम पैसेज आया हुआ है। तो चलिए देखिए क्या है। काव्यांश है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प छांट कर लिखिए। पैसेज क्या दिया गया है, कहानी नुमा दिया गया है। तो है, मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे असंतुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको ये बोले। इस प्रकार के पूरा पैसेज है। पैसेज पर आधारित 4 या 5 क्वेश्चन होंगे जिसको आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा पैसेज के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न है, सीरीज का काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। देखिए, यही सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपका गलत हो सकता है, बाकी पैसेज पर आधारित और जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होंगे। और शीर्षक वाला भी आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी ये भी क्वेश्चन शीर्षक वाला भी नहीं गलत होगा। देखिए, शीर्षक क्या होता है, उस जो पैसेज होता है उस पैसेज का जो एक तरीके से समरी होता है, एक तरीके से सार जो होता है, वही उस पैसेज का शीर्षक होता है, यानी किसके बारे में होल सोल उस पैसेज में कहा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखिए क्या क्या है। बरगद का पेड़, ऑप्शन बी है बौने पौधे, ऑप्शन सी है संघर्ष का जीवन जीना, और ऑप्शन डी है अपने आप चुनौतियां स्वीकार करना। तो चलिए पैसेज में देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। देखिए, इसमें स्टार्टिंग में मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़, यानी बड़े बरगद पेड़ के बारे में कहा गया है। फिर क्या कहेगा, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे असंतुष्ट और रुष्ट हैं, यानी दूसरा जो पार्ट है, एक में बड़ा बरगद का पेड़ है, दूसरे में छोटे छोटे पौधे हैं जो कि असंतुष्ट हैं। और इन्हीं के बारे में देखिए कहा जा रहा है, देखकर मुझको ये बोले कि हम बदकिस्मत हैं और खतरों का सामना नहीं करते हैं, उठ नहीं सकते हैं, हमको बौना बना रखा है इस बड़े पौधे ने, हम बड़े दुखी हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैसेज किसके बारे में कह रहा है, बड़े पेड़ के बारे में कह रहा है या फिर छोटे पेड़ जो हैं उसके बारे में कह रहा है। तो पूरा पैसेज जो है छोटे पेड़ के दुख को व्यक्त कर रहा है, यानी शीर्षक जो हो जाएगा छोटे पेड़ों से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है बरगद का पेड़, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है बौने पौधे यानी कि छोटे पौधे, तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी काव्यांश का उचित शीर्षक जो हो जाएगा बौने पौधे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्यांश में बरगद का पेड़ किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए दीर्घायु वृक्ष का, ऑप्शन बी शुभचिंतक का, ऑप्शन सी बड़ा बुजुर्ग का, और ऑप्शन डी पुरानी परंपरा का। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है पैसेज में, अब पैसेज में दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, कि बरगद का पेड़ जो है बड़ा है, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे हैं जो कि बड़े नहीं हो पा रहे हैं उसकी छाया की वजह से। तो बरगद का पेड़ किसका प्रतीक है, दीर्घायु वृक्ष का। ये तो सभी लोग नॉर्मल जानते हैं कि बहुत लंबे अवधि तक इसकी आयु होती है बरगद के पेड़ के। शुभचिंतक तो है नहीं, क्योंकि शुभचिंतक होता तो छोटे छोटे पौधे जो नीचे थे वो आगे निकल गए होते, उनको जगह दे देता। बड़ा बुजुर्ग से संबंधित कोई बात आई नहीं है, पुरानी परंपरा से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा 102 का, कि काव्यांश में बरगद का पेड़ किसका प्रतीक है, दीर्घायु वृक्ष का है। और ये पैसेज आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, मुझे ईयर नहीं याद है कि किस ईयर में आया है, लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है किसी ना किसी पेपर में मैंने सीटेट के इसको देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन, ये पैसेज सेम टू सेम यही आया हुआ था। 103 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, छोटे छोटे पौधे क्या चाहते हैं। ऑप्शन ए संघर्ष का जीवन चाहते हैं, ऑप्शन बी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, ऑप्शन सी अपनी चुनौतियां स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं, और ऑप्शन डी बरगद की जगह लेना चाहते हैं। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा सी, कि अपनी चुनौतियां जो है वो स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं। चलिए एक बार हम आपको पैसेज में दिखा देते हैं कि कहाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगा देखने को। तो देखिए ये पैसेज है और यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि इस लाइन में आप देखिए कि हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते, यानी हम जो है खतरों का सामना नहीं करते हैं, बदकिस्मत हैं, लेकिन हम जो है खतरे का सामना करना चाहते हैं, हम अपनी एक तरीके से समस्याओं का खुद निवारण करना चाहते हैं। तो यही आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी अपनी चुनौतियां स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो कर नहीं पा रहे हैं। तो 103 का सही आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नन्हे पौधे बरगद से असंतुष्ट क्यों हैं।
ऑप्शन ए, वे बरगद को खतरनाक मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वे बरगद को अन्यायी मानते हैं, ऐसा भी कुछ पैसेज में नहीं कहा गया है। वे बरगद की छाया को अपने विकास में बाधक मानते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पैसेज में ही पढ़ा हुआ है कि उनके कारण जो है, बरगद के कारण छोटे पौधे जो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, उसकी छाया के कारण अवरुद्ध हो रहा है उनका विकास, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौना बना रखा है में कौन सा अलंकार है। ये पैसे से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला अगर ऑप्शन हम देखें अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास की जो परिभाषा होती है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 पद हैं और 3 शब्द हैं और 3 शब्द में 2 शब्दों में बा बा की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बौना बना रखा में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ बा वर्ड की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है। रूपक होगा नहीं, उत्प्रेक्षा भी होगा नहीं, क्योंकि उत्प्रेक्षा में मन मानो, जनहूँ, जन जानो, जनहूँ इस टाइप के वर्ड आते हैं। यमक में सेम कॉमन वर्ड दो जगह आते हैं, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पैसेज पे आधारित क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रामेटिकल या पेडागोगी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 106 क्वेश्चन नंबर है, भाषा का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए व्याकरण है, ऑप्शन बी भाषा विज्ञान है, ऑप्शन सी भाषा कौशल है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो भाषा के मुख्य घटक ये तीनों आते हैं, ए बी और सी जो हो तीनों इसके भाषा के मुख्य घटक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी जो हैं भाषा के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीटेट, चाहे यूपीटेट या किसी भी प्रदेश स्तरीय टेट के लिए, क्योंकि आप ये क्वेश्चन अक्सर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है। ऑप्शन ए श्रवण यानी सुनना, ऑप्शन बी पठन यानी पढ़ना, ऑप्शन सी लेखन यानी लिखना और ऑप्शन डी गणन यानी गणना करना। तो देखिए भाषाई कौशल जो है आपका सुनना, बोलना यानी पढ़ना और लिखना है, भाषाई कौशल आते हैं, लेकिन गणन जो है वो नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका गणन हो जाएगा, कि यहाँ पूछा क्वेश्चन है भाषाई कौशल नहीं है, तो गणन जो है वो भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, यानी मदर टंग जो टीचिंग होती है उसका कौन सा प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है साहचर्य का सिद्धांत और ऑप्शन डी है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो 108 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत जो है मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का आविष्कार किया। कई बार एग्जाम में आया है, यूपीटेट और सीटेट दोनों में। तो किलपैट्रिक ने, ऑप्शन ए है खेल विद, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी विद, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट विद और ऑप्शन डी है किंडरगार्टन विद। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विद, यानी किलपैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट विद को प्रतिपादित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर यहाँ पे और विकल्पों की हम लोग बात कर लें तो मॉन्टेसरी विद है, मारिया मॉन्टेसरी ने किया हुआ था। ऑप्शन डी की मैं बात करूँ किंडरगार्टन विद, तो फ्रोबेल महोदय ने किया हुआ था। और खेल विद की जो है कार्लवेल कुक ने किया हुआ था। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और सही हो निकल जाते हैं, एक तरीके से क्लियर हो जाता है। और ये सारे जो है चारों विकल्प जो दिए हैं इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्य की कसौटी किस विधा को कहा जाता है। यानी जो गद्य, अभी मान लीजिए ऊपर हम लोगों ने पैसेज पढ़ा हुआ है बरगद से संबंधित, तो कह रहा है कि इसकी कसौटी किस विधा को कहा जाता है। ऑप्शन ए कहानी को, ऑप्शन बी निबंध को, ऑप्शन सी नाटक को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, यानी गद्य की कसौटी जो है निबंध को कहा जाता है। यानी निबंध के द्वारा ही गद्य की कसौटी का एक तरीके से जांच किया जा सकता है कि किस प्रकार गद्य में लोग जो है अपनी योग्यता को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो कविता टाइप होते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए रसानुभूति, ऑप्शन बी स्वानुभूति, ऑप्शन सी अर्थ का ज्ञान और ऑप्शन डी व्याकरण का ज्ञान। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है देखिए सीरीज में भी, और इसलिए रिपीट सिर्फ हो रहा है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो रसानुभूति होता है। आपको जब कोई कविता वगैरह पढ़ते हैं तो देखिए उसमें कोई ना कोई रस की उत्पत्ति जरूर होती है, चाहे वो वीर रस की हो, चाहे करुण रस की हो, चाहे हास रस की हो, किसी प्रकार की किसी न किसी प्रकार की रस की जो उसमें से आपको अनुभूति जरूर होगी। तो 111 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 क्वेश्चन नंबर, उच्चारण संशोधन की विधि है। ऑप्शन ए व्यास विद, ऑप्शन बी तुलना विद, ऑप्शन सी भाव साम्य विद और ऑप्शन डी है भाषा प्रयोगशाला विद। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उच्चारण संशोधन की विधि जो है भाषा प्रयोगशाला विधि है। यानी जो प्रोनाउंसिएशन अगर उसमें कोई सुधार करना हो तो कौन सी विधि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो भाषा प्रयोगशाला विधि जो है इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर सीरीज में मिलेंगे मेरे, और इसलिए सिर्फ मिलते हैं ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए, क्योंकि ये जो सर्ब दृश्य और दृश्य सर्ब से संबंधित एक क्वेश्चन आपका श्योर है आना है। और कभी कभी आपके चारों जो 4 या 5 सेक्शन बन रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोगी या साइकोलॉजी जिसे कह सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं, एसएसटी, तो किसी में भी इस टाइप के एक बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका। कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामोफोन, ऑप्शन बी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी चित्र विस्तारक और ऑप्शन डी रेडियो। तो देखिए शिक्षण साधन श्रव्य पूछा है, यानी सुनने वाला कौन सा इसमें से साधन नहीं है? देखिए ग्रामोफोन से सुना जाता है, टेप रिकॉर्डर से भी सुना जाता है, चित्र विस्तारक से नहीं सुना जाता है, सिर्फ दिखाई पड़ता है, और ऑप्शन डी रेडियो से भी सुनाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी चित्र विस्तारक से जो है सिर्फ देखा जा सकता है, चित्र को सुना नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन कहा था कि कौन सा शिक्षण साधन जो है श्रव्य साधन नहीं, यानी सुनने वाला कौन सा शिक्षण साधन नहीं है? तो चित्र विस्तारक जो है श्रव्य साधन नहीं है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? देखिए फिर थोड़ा सा क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग हैं। ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी टीवी और ऑप्शन डी पुस्तक। यहाँ पूछा श्रव्य साधन नहीं है, तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि कौन सा श्रव्य साधन नहीं, सुनने वाला साधन नहीं, तो पुस्तक नहीं है। पुस्तक जो है वो आपका दृश्य साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ का सार होना चाहिए, यानी पाठ का जो एक तरीके से सारांश या समरी होना चाहिए, वो कब होना चाहिए? पाठ के शुरू में, यानी पाठ जैसे शुरू हो उसके शुरुआत में ही, पाठ के मध्य में, पाठ के अंत में, और पाठ की प्रस्तावना के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा पाठ के अंत में जो है पाठ का समरी होना चाहिए। तो 115 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि जो है द्रुत अध्ययन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए सहायक प्रणाली, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण अध्ययन, ऑप्शन सी स्वतः अध्ययन और ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि। तो 116 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। द्रुत अध्ययन जो है, द्रुत अध्ययन की विधि नहीं है, वो सहायक प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न रचना के अनुसार परीक्षा के आधार हैं, यानी अगर प्रश्न रचना के आधार पर परीक्षा का वर्गीकरण किया जाए तो परीक्षा कितने प्रकार की हो सकती है? ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं प्रश्न रचना के आधार पे, परीक्षा के आधार पे, ये मतलब इस प्रकार की इतने प्रकार की परीक्षा हो सकती है प्रश्न रचना के आधार पर। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 118, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए द्विविकल्पीय पद, ऑप्शन बी बहुविकल्पीय पद, ऑप्शन सी रिक्त स्थान की पूर्ति पद और ऑप्शन डी विवरणात्मक प्रश्न। तो 118 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका आंसर जो रहेगा वो डी सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण जो है विवरणात्मक प्रश्न नहीं, क्योंकि विवरणात्मक प्रश्न में जो है बहुत एक तरीके से आपको पूरा विवरण लिखना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है उसका उत्तर जो होता है, तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है। वस्तुनिष्ठ की परिभाषा जो होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, कि वो कम से कम शब्दों में लिखी जाए, यानी 1 से 2 शब्दों में, और उसको जितने एग्जामिनर द्वारा अगर चेक किया जाता है तो उतनी बार उसका परिणाम सेम आए। लेकिन अगर विवरणात्मक प्रश्न की बात मैं करूँ तो उसको जितने शिक्षक चेक करेंगे उतने प्रकार से उसका मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो जिस वर्ड को अपने हिसाब से देखेगा उस हिसाब से उसका मार्क करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रवत क्रिया किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे संबंधित है, आपके सीटेट यूपीटेट से। पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये निकल जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? तो स्टीफन एम कोरे हैं, जो ऑप्शन बी में है इसके। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रवत क्रिया किसने कहा हुआ है, एक तरीके से डिफिनेशन पूछ रहा है, तो स्टीफन एम कोरे नहीं कहा हुआ है। और क्रियात्मक अनुसंधान से भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो संभावना यह है कि क्वेश्चन इससे जरूर आएगा एक। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? स्टीफन एम कोरे हैं, और ये अगर परिभाषा पूछता है तो स्टीफन एम कोरे ने ही ये परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान से किस प्रकार का शिक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी शुद्ध लेखन, ऑप्शन सी शुद्ध वाक्य संरचना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 120 का जो है सही आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो हैं क्रियात्मक अनुसंधान से शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध वाक्य संरचना, इन सभी के द्वारा जो है क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के सीरीज के ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी।
तो यदि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप या ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट या किसी भी प्रदेश स्तरीय टेट के लिए, या आने वाली आप जो रिटन एग्जाम होगा टेट या सी टेट के बाद, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल जरूर ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप एक बार कंटेंट को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।